अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर रहे हैं बस एक मिनट। एक मिनट ना, जरा मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी क्लास चल रही है। 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने लास्ट मीटिंग में हमारी डिस्कशन हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, वो 3 स्टेटमेंट्स में हमने बात की थी। बल्कि मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बात की थी। मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपके घर पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी उसमें कम से कम 5 कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दूसरा सोशी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और तीसरी चीज होती थी एसओएफपी, याद है। चौथा होता था एसओसीएफ, जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं करना। और पांचवा नोट्स टू द अकाउंट। ये 5 कंपोनेंट्स, ये 5 कंपोनेंट्स मैंने कहा था आएंगे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि सबसे पहले बनती है एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सबसे पहले जो चीज हम बनाते हैं उसको बोलते हैं एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सादा लफ्जों में क्या होती है? पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइंस, याद है? वो जो ओसीआई का नीचे का एरिया था। और ओसीआई के एरिया में एक्विटी के वो चेंजेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें कुछ शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। और आप लोग के कोर्स पे आप लोग के लेवल पे वो चीज क्या है? वो रिवैल्यूएशन गेन्स है। आप लोग के यहाँ वो आईएस 16 वाले रिवैल्यूएशन गेन्स है, बस सही है। अगली स्टेटमेंट बनती थी सोशी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, याद है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में गिन के 5 चीजें बताई थी: राइट इशू, बोनस इशू, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चौथा ऑर्डिनरी डिविडेंड्स और पांचवा ट्रांसफर्स। ये 5 चीजें थी। फिर आखिरी कंपोनेंट बनाया था एसओएफपी। आखिरी कंपोनेंट बनाया था एसओएफपी। ओके, राइट। इस तरह करके हमने बात की थी। फिर ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद मैंने आपको उसकी वो पीडीएफ भी सेंड कर दी है, वो आपके पास आ चुकी है। फिर मैंने आपको और भी कुछ साथ साथ डिस्कशन की थी। फिर कुछ शॉर्ट नोट्स एंड में लिखवाए थे। डेप्रिसिएशन के बारे में, जनरल स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, बहुत माइन्यूट। नंबर टू बैड डेट्स की थोड़ा सा रिवाइज कराया था। एक्रूवल्स और प्री पेमेंट के बारे में एक एक लाइन लिखवाई थी। और एक लाइन टैक्स के बारे में लिखवाई थी। बस इतनी बात की थी। इतनी सी डिस्कशन कल हमारी हुई थी और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह और अजीज अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन मैं पहले ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट का पहला सवाल कर रहा हूँ, अब जरा एनर्जी देनी होगी, वरना क्लास ना लें। प्लीज एनर्जी दें, पूरी प्रॉपर हट कट के बैठें, मुझसे बातचीत करें, डिस्कशन करें। आप हर चीज समझ सकते हैं। अच्छा, बहुत बेहतर होगा कि क्वेश्चन आपके पास अलग से हो। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को व्हाट्सएप पे तो सेंड कर दिया है, लेकिन हमारी एमएचए वाली बुक का ही सवाल है। तो बुक के स्टार्टिंग के पेजेस में ये पोलार्ड कंपनी के नाम से सवाल है। तो अगर आप अपने पास अलग से अलग स्क्रीन पे सवाल रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फिजिकल पेपर में सवाल हो तो और बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप मोबाइल पे सवाल रख लें और लैपटॉप पे अपना ये स्क्रीन देख लें, ठीक है। बहरहाल मैं अपनी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो आप लोगों को जैसा मुनासिब लगे वैसा आप कर लें। पेज नंबर 16 है, बुक में पेज नंबर 16 है। तो बुक खोल के बैठे तो ज्यादा जरूरी है। और ये क्लास बहुत ज्यादा अटेंटिवली, यानी नॉर्मल अटेंशन से न लें, एक्स्ट्रा, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ ये क्लास लें प्लीज, ठीक। हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोलार्ड कंपनी आपके सामने है। सबसे पहले क्या कह रहा है, इधर देखें, यहाँ देखें।
आपके पास एक अदद ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपके पास एक अदद ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपके पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। देखो, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पोलार्ड कंपनी एज एट 31st October X1, एज एट 31st October X1। पोलार्ड कंपनी का आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है एज एट 31st October X1। ठीक है, ये हमारा ईयर एंड है। ठीक है, याद रखना। अब इस ट्रायल बैलेंस में आपको देखो एक इन्वेंटरी गिवन है, तारीख पढ़ो। इन्वेंटरी की तारीख क्या लिखी हुई है? 31st October X0 यानी ओपनिंग स्टॉक। नहीं समझ रहे यार, 31st October X1 को तो ईयर एंड हो रहा है। प्लीज सोचें, 31st October X1 को ईयर एंड हो रहा है, तो जब X1 ईयर एंड हो रहा है तो X0 को ईयर स्टार्ट हुआ होगा। X1 को ईयर एंड हो रहा है तो X0 को ईयर स्टार्ट हुआ होगा। तो ये जो इन्वेंटरी X0 के नाम से लिखी हुई है, तो दिस इज ओपनिंग स्टॉक, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। ओके, ठीक है। अब और आपके पास बहुत सारी चीजें गिवन है, पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन है, पूरा तरतीब से आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, अगर आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, मैं हर एक कंपोनेंट पे बात नहीं कर रहा, वो साथ साथ एडजस्टमेंट में। अब सवाल के नीचे देखें, देखें सवाल के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, सवाल के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में वही है, एसओसीआई बनानी है, सोशी बनानी है और एसओएफपी बनानी है। एसओसीआई, सोशी और एसओएफपी, उसने जो भी रिक्वायरमेंट लिखी है आप यूं समझ लें, आपको एसओसीआई बनानी है, सोशी बनानी है और एसओएफपी बनानी है। एसओसीआई, सोशी और एसओएफपी, एसओसीआई, सोशी और एसओएफपी, ये चीजें आपने बनानी है, ये चीजें आपने बनानी है। ओके, एसओसीआई, सोशी और एसओएफपी। अब मेरी अर्ज सुने, आपको पता है एसओसीआई का मोटा मतलब, एसओसीआई का मोटा मोटा मतलब इनकम स्टेटमेंट ही है। एसओसीआई का मोटा मोटा मतलब इनकम स्टेटमेंट ही। प्लीज कॉन्फिडेंस से बैठें। अब मैंने ऐसी आंखें बंद की, तो देखें, सुने, यहाँ देखें, मैंने आंखें बंद की और इनकम स्टेटमेंट को सोचना शुरू किया। तो इनकम स्टेटमेंट में पहली जो चीज होती है वो होती है सेल्स रेवेन्यू। इनकम स्टेटमेंट में पहली चीज होती है सेल्स रेवेन्यू। आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, आप जाके देख लें, ट्रायल बैलेंस में रेडीमेड सेल्स रेवेन्यू गिवन है, ट्रायल बैलेंस में रेडीमेड सेल्स रेवेन्यू गिवन है, तो सेल्स रेवेन्यू पे कोई मेहनत नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जी मेरे बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे निकालनी होगी। आइए, मैं सबसे पहले वर्किंग वन, मैं सबसे पहले W1 वर्किंग वन लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल निकालना कोई बड़ा काम ही नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ओके, सुने, यहाँ देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने बचपन से पढ़ा, इस तरह निकलता है। मैं याद दिलाऊं, ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ऐड करेंगे परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेसेस। ठीक है, ऐड हो जाती है इसमें कैरेज इनवर्ड, अगर कैरेज इनवर्ड गिवन है तो वो ऐड हो जाती है, कोई रिटर्न आउटवर्ड गिवन है तो लेस हो जाती है, और फाइनली इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाता है। सही है, ये एक बड़ा ऑर्डिनरी सा इसका फॉर्मूला है, ये बहुत ऑर्डिनरी सा फॉर्मूला है, बहुत ही ऑर्डिनरी चीजें ये आपने बेतहाशा FA2 बेसिक ओ लेवल्स हर जगह पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं भाई इनमें से क्या क्या चीजें गिवन है, उसी हिसाब से काम कर लेते हैं, उसी हिसाब से काम कर लेते हैं, आराम से बैठे। आप गए ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में जनाबे वाला आपको ये रहा ओपनिंग स्टॉक 600, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। अब देखें, परचेजेस ढूंढ के दिखाता हूँ, ये देखो, ये रही परचेजेस, ट्रायल बैलेंस में ये रही परचेजेस, तो ओपनिंग स्टॉक भी तैयार गिवन है, देख लें, ओपनिंग स्टॉक भी मेरे बच्चों आपको ये रहा गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, ये रही आपकी परचेसेस। हाँ, अब क्या कोई कैरेज इनवर्ड गिवन है? हाँ गिवन है, कैरेज इनवर्ड आपके पास 170 की, ये रही कैरेज इनवर्ड आपके पास 170 की गिवन है, 170 की गिवन है, कैरेज इनवर्ड 170 की गिवन है, कैरेज इनवर्ड 170 की गिवन है। ठीक है, बच्चे ने कहा क्या कोई रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ना कोई स्टॉक ड्रॉइंग्स है, ना कोई परचेज रिटर्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लीव इट। तो बस यही चीजें हैं, और आखिरी चीज होती है क्लोजिंग स्टॉक। आखिरी चीज क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक। ये रहा नोट नंबर 1 में, ये रहा क्लोजिंग इन्वेंटरी रेडीमेड। ये देखो नीचे, नीचे नोट्स में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, सब बच्चे देख लें, नीचे नोट्स में ये रहा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन है 450। देखें फिर पूरी पिक्चर आपके सामने, इसी पहले पेज में आपको हर चीज गिवन है, इसी पहले पेज में हर चीज गिवन है। मैं आराम से टुक टुक करके कॉस्ट ऑफ सेल निकाल देता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल देता हूँ, राइट। अब देखो मैं लिखना शुरू करता हूँ, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 600, मैं लिख रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक है 600, ठीक है, उसके बाद परचेसेस है 2600,
कैरेज इनवर्ड था 170, कैरेज इनवर्ड 170 था, ऐड होता है। अच्छा बेटा कोई रिटर्न आउटवर्ड नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 450। कोई एक बच्चा मुझे कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के दे, मेरे ख्याल से 2920 आएगा। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे ख्याल से 2920 आएगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 2920, ये बहुत आसान चीज थी, लेकिन साथ साथ चलना है, ये बहुत आसान चीज है। कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दी आराम से जैसे पहले निकालते, ठीक है। अभी कॉपी नहीं करना, मैं एक साथ आपको कॉपी का टाइम दूंगा। ये रही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, फिर देख लो मैं रुक रहा हूं। अब वो शुरू करेगा बेड डेट्स पे, हल्की सी एक जर्रा बात करेगा बेड डेट पे। बेड डेट पे नहीं, पहले सॉरी एक्रूड और प्रीपेड, एक्रूड और प्रीपेड। कल मैं नोट्स लिखवा के गया हूं, अपने रजिस्टर में देख लो। मैंने सिंपल तुम्हें 2 लाइन लिखवाई थी और वो बार बार आएगी। अगर क्लोजिंग एक्रूड गिवन होगा एक्रूड तो वो ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग प्रीपेड लेस हो जाएगा। ये कल लिखवा चुका हूं, ये बार बार 100 बार आएगा ये। क्लोजिंग एक्रूड ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग प्रीपेड लेस हो जाएगा। दलीलों से बात की थी, मैं एक मिनट याद दिलाता हूँ। क्लोजिंग एक्रूड का मतलब वो एक्सपेंस जो यूज हो गया और पे नहीं हुआ। एक्रूड का मतलब विच हैव बीन यूटिलाइज्ड बट नॉट येट पेड। तो यूज हो गया ना, यूज हो गया ना। तो जब यूज हो गया तो इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना चाहिए। जब एक चीज यूज हो गई तो इसी साल जानी चाहिए, तो वो ऊपर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इधर देखें, आपके पास ऊपर देखें वेजेस कितनी है। ऊपर वेजेस है 325 की गिवन है। ट्रायल बैलेंस में मेरे बच्चों वेजेस 325 की गिवन है, और नीचे नोट नंबर बी पढ़ो, बी पढ़ो। देयर आर वेजेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 50,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस मींस एक्रूड वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस मींस एक्रूड वेजेस। तो ये एक्रूड वेजेस है कितने की, 50,000 की, ठीक है। तो आप इसको यूं सोचें, देखें इसको यूं सोचें, 325 की वेजेस हमने पे की थी, और ईयर एंड पे 50 का उधार भी है। 325 हमने इस साल वेजेस पे की और 50 का उधार भी है। तो टोटल लड़कों ने कितने का काम किया होगा, 375 का। तो ये देखो, सिंपल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बस 50 रुपए ऊपर ऐड कर देना। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में, आप जहां भी बैठे हो ना अपने ट्रायल बैलेंस में ऐड कर दो। क्लोजिंग एक्रूड वेजेस ट्रायल बैलेंस में ऐड कर दो, 325 प्लस 50। तो अब इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 375। कोई एंट्रीज कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटा सा ट्रायल बैलेंस में काम करके खत्म। अब नोट नंबर बी के बाद नोट नंबर सी पे ना आए, भी सी पे ना आए, बेड डेट्स अलग से कराऊंगा। पहले नोट नंबर ई पर आओ, ई, नोट नंबर ई। बी करा दिया, अब ई पर आओ। यार बी तो एक्रूड था ना, बी तो क्लोजिंग एक्रूड था ना। अब ई जो है ना वो क्लोजिंग प्रीपेड है। बी क्लोजिंग एक्रूड था ना, तो ई क्लोजिंग प्रीपेड है। मैंने तो बेटा सीधी बात है, पहला इल्जामी जवाब सुनो। एक्रूड और प्रीपेड एक दूसरे के जिद है। तो मैंने लिखवा भी दिया था कल कि एक्रूड ऊपर जाके ऐड हो जाता है, तो प्रीपेड लेस हो जाएगा। पढ़ो ई, पढ़ो ई, ई फॉर एलिफेंट। इंश्योरेंस ऑफ 10,000 हैज बीन प्रीपेड। इंश्योरेंस ऑफ 10,000 हैज बीन प्रीपेड। बेटा 10,000 का इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो अब जरा यूं सोचो, इधर देखो ऊपर आते हैं। ऊपर इंश्योरेंस कितना गिवन है, 45। तो 45 का इंश्योरेंस पे किया है, जिसमें से 10 का अनयूज्ड है। 45 में से 10 जो है वो अनयूज्ड है, तो इसका मतलब यूज कितना हुआ है, सिर्फ 35। तो जाके ऊपर से 10 रुपए लेस कर दो। प्री पेमेंट हमेशा ऊपर से लेस हो जाएगा, एक्रूड ऐड हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ी अकाउंटिंग नहीं, आसान तरीन यही है। प्रीपेड ऊपर जाके लेस हो जाएगा, एक्रूड ऐड हो जाएगा। मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, तुम सोच सकते हो। ये बात भी याद रहे, एक बच्चा पूछ रहा है कि एक्रूड ईयर एंड की लाइबिलिटी है, बिल्कुल करंट लाइबिलिटी में आएगा, और प्रीपेड ईयर एंड के करंट एसेट में भी बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अब डी देखो, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डॉग डी। इंटरेस्ट ऑन लोन नोट्स इज टू बी एक्रूड फॉर द ईयर। यार जो हमने लोन लिया था, इधर देखो, जो हमने लोन लिया था, जो हमने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट एक्रूड है, वो उसका इंटरेस्ट भी हमने पे नहीं किया। बच्चे ने कहा कहीं लोन की इंडिकेशन है, बिल्कुल ट्रायल बैलेंस में ढूंढते हैं, मिलके ढूंढते हैं, आके खोलो चलो। देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो 8% लोन नोट्स कितने का लिया हुआ है, 800 रुपए का। ये देखो देखो ट्रायल बैलेंस में देखो, देखो आके खोल को, 8% का लोन नोट्स है 800 का। तो भाई पहले मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दूं, तो मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दूं, यूं निकलेगा देखो, 800 का लोन लिया है और सूद का रेट है 8%। बेटा 800 का लोन लिया है और सूद का रेट है 8%, तो 64 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। 64 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, हाँ सोचो।
800 का लोन लिया, इंटरेस्ट रेट है 8%, सही है। अब सिर्फ इसकी एंट्री आप यूं देखें, आराम से बच्चों वाली एंट्री बनाता हूँ। जब पूरा साल अवामन नास का पैसा यूज कर लिया, पूरा साल अवामन नास का पैसा यूज कर लिया, तो एक्सपेंस तो बुक करेंगे ना, एक्सपेंस यूटिलाइज हो गया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कितना 64, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 64 से, हाँ। और बताओ उसने नीचे इंग्लिश में क्लियर लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन नोट्स इज टू बी एक्रूड, इट्स नॉट पेड, ये पे नहीं हुआ तो यूज हो गया, पे नहीं हुआ तो करंट लायबिलिटी है ना, तो सामने मैं यूं लिख सकता हूं एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट लिख दो या इंटरेस्ट पेबल लिख दो, जो नंबर जो तुम्हें सही लगता है, एक्रूड इंटरेस्ट, सही है। तो ये वाला जो नंबर है ना एक्रूड इंटरेस्ट, ये तुम्हारी करंट लायबिलिटी होगी ईयर एंड पे, ये करंट लायबिलिटी होगी 64। बच्चे ने कहा ये एंट्री पोस्ट कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, आपको कल इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाई थी और भेजी भी थी। इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद, पीबीआईटी के बाद, पीबीआईटी के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस होता है, बस वहां 64 लेस कर देना, पीबीआईटी के बाद 64 लेस कर देना बस, और ये ईयर एंड पे 64 की करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में चली जाएगी, बस देख लो, देख लो भाई। मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं आराम से। एक चीज मैं और क्लैरिफाई कर दूं, एक बच्चे का सवाल आया, सुने यार, ट्रायल बैलेंस में जो वेजेस और इंश्योरेंस के अमाउंट गिवन थे ना, ये सब पेड है, ये एक्चुअल पेड है, और नीचे आपको वो एक्रूड और प्रीपेड के एडजस्टमेंट देता है, तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट करके एक्सपेंस निकाल लेते हो, उसी हिसाब से एडजस्ट करके आप एक्सपेंस निकाल लेते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी। जैसे 325 की वेजेस तो पे हो चुकी हैं, बाकी 50 का उधार भी है, 325 की वेजेस पे कर चुका हूं और बाकी 50 का उधार है, तो इसका मतलब लड़कों ने टोटल जो काम किया है, लड़कों ने जो टोटल काम किया है वो 375 का काम किया है, लड़कों ने जो टोटल काम किया है वो 375 का काम किया है, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, इधर देखें, अब आ गया बैड डेट्स, अब पॉइंट नंबर सी, सी फॉर कैट, मियाओ मियाओ, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, कैटी, आ जाओ। बैड डेट्स का आ गया, बैड डेट्स टोटल तैयार है, मजे की बात ये इस सवाल में बैड डेट्स रिटन ऑफ भी नहीं है, बैड डेट्स रिटन ऑफ भी नहीं है, बैड डेट्स रिटन ऑफ भी नहीं है सवाल में, वरना रिटन ऑफ कभी कभार आएगा अगले सवाल में, सिर्फ अलाउंस है। तुम सबको अलाउंस की मंतिक बता चुका हूँ, अलाउंस अगर इंक्रीज हो रहा होता है तो एक्सपेंस होता है, डिक्रीज हो रहा होता है तो इनकम होती है, बस। इंक्रीज इन अलाउंस एक्सपेंस होता है, डिक्रीज इनकम होती है। देखो, the allowance for doubtful debts is to be made equal to 15% of the outstanding receivables, कोई मसला ही नहीं। ऊपर जाते हैं यार, ऊपर जाके रिसीवल्स उठाओ, ऊपर जाके रिसीवल्स उठाएं, रिसीवल्स अपने 900 के हैं, देखें ऊपर जाके अगर आप रिसीवल उठाएं तो रिसीवल अपने 900 रुपए के, अपने रिसीवल 900 रुपए के, सही है। तो 900 रुपए के ऊपर 15% लगा लेते हैं, चलो आ जाओ, ये देखो यहाँ कर लेते हैं। मैं उसी अप्रोच से करा रहा हूँ, दिस ईयर अलाउंस और लास्ट ईयर अलाउंस वाली अप्रोच से। रिसीवल लिखे, रिसीवल 900 के, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बैठे, सुकून से बैठे, रिलैक्स। 900 का 15% कितना, 135 आया, इसको बोलते हैं दिस ईयर अलाउंस, दिस ईयर अलाउंस या क्लोजिंग अलाउंस बोल दो, ठीक है। अब हमें ऊपर लिखना होगा, इसके साथ कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर अलाउंस, सही है। मुझे याद है मैंने आप लोगों को इस अप्रोच से पढ़ाया हुआ है, तो इसी अप्रोच से करा देता हूँ, वरना अकाउंट भी बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। अब सर लास्ट ईयर अलाउंस कहाँ से मिलेगा, बेटा प्यारे बच्चों, आप जाएंगे ऊपर, आप जाएंगे ऊपर, कहाँ पे, टीबी में, वहां आपको प्लेट में रख के मिला हुआ होगा लास्ट ईयर अलाउंस यानी ओपनिंग अलाउंस, ये प्लेट में रख के, ये ले, ये देखो ये प्लेट होती है, प्लेट में रख के गिवन होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा ये रहा, ये देखो अलाउंस फॉर डाउटफुल, ये देखो लास्ट ईयर का अलाउंस गिवन है, ये रहा, देखें लास्ट ईयर का अलाउंस गिवन है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, देखो डेट के साथ, ये ओपनिंग अलाउंस है 50, लास्ट ईयर का अलाउंस कितना है बेटा बच्चों 50, प्लीज दिल से पढ़ो, ये देखो आपने यहाँ लिखा लास्ट ईयर का अलाउंस 50। अब अंधा भी ये देख के समझ सकता है, अंधा भी देख के कह सकता है कि 50 था पहले, अब 135 हो गया, पहले ओपनिंग अलाउंस 50 था, अब 135 हो गया, तो कितने से बढ़ा बेटा, 85 से बढ़ा। 50 था 135 हो गया, कितने से बढ़ा बेटा, 85 से बढ़ गया,
बस चलो अब सोच के बताओ। इंक्रीज इन अलाउंस है ना, इंक्रीज इन अलाउंस है तो एक्सपेंस होगा। सुने, इंक्रीज इन अलाउंस है तो मेरे बच्चों एक्सपेंस होगा ना, नहीं समझे? अगर ये डिक्रीज इन अलाउंस होता तो इनकम होती, इंक्रीज इन अलाउंस है तो एक्सपेंस होगा। तो बस ये 85 आप इनकम स्टेटमेंट में डाल देना, ये 85 आपका इनकम स्टेटमेंट में पीएनएल में चला जाएगा। हाँ जी, बोलो, हेलो। ये 85 आपका इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। और एक छोटी सी चीज आप लोग बनाते थे एसओएफपी, मैं फिर बोल रहा हूँ, अलाउंस का इंक्रीज एक्सपेंस होता था, डिक्रीज इनकम होती थी। अलाउंस का इंक्रीज एक्सपेंस होता था और अलाउंस का डिक्रीज क्या होता था, याद है? इनकम। डिक्रीज इन अलाउंस इनकम होती थी, याद है? ओके, तो अब ये इंक्रीज इन अलाउंस है तो एक्सपेंस है, तो इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस चला जाएगा। अब फिर आपको एक एसओएफपी बनानी होती थी, एसओएफपी। एसओएफपी हमेशा ईयर एंड पे बनती थी, एसओएफपी हमेशा ईयर एंड पे बनी थी। छोटी सी बनाता हूँ, देखो यहाँ एसओएफपी की एक छोटी सी वर्किंग तुम्हारे सामने कर देता हूँ। अगर तुम ईयर एंड पे एसओएफपी बनाओगे तो याद करो, तुमने पढ़ा था कि एसओएफपी में हमेशा नेट रिसीवल जाते हैं, एसओएफपी में हमेशा नेट नेट रिसीवल जाते हैं। तो बताओ बेटा, ईयर एंड के रिसीवल्स लेंगे, ईयर एंड के रिसीवल लेते हैं। एसओएफपी ईयर एंड पे बनती है तो ईयर एंड का रिसीवल और ईयर एंड का अलाउंस, ईयर एंड का रिसीवल और ईयर एंड का अलाउंस, ईयर एंड का रिसीवल और ईयर एंड का अलाउंस। तो बताओ, क्लोजिंग अलाउंस 135 ना। चलो बेटा, ये आ जाएंगे नेट रिसीवल्स, ठीक है। ये आपके पास 765 का नेट रिसीवल्स आ गया, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलता हूँ, सुन लो, खत्म हो गई एडजस्टमेंट। इनकम स्टेटमेंट में देखो, ये देखो इनकम स्टेटमेंट में बस ये 85 ले जाना, इनकम स्टेटमेंट में ये 85 ले जाना, इसमें सब आ गया। और एसओएफपी में ये 765 ले जाना, ये सब आ गया, खत्म, पूरी एडजस्टमेंट हो गई। इनकम स्टेटमेंट में 85 का एक्सपेंस ले जाना, इनकम स्टेटमेंट में 85 का एक्सपेंस ले जाना, और एसओएफपी में मेरे बच्चों, एसओएफपी में मेरे बच्चों 765 के नेट रिसीवल ले जाना, सब आ गया। इससे बहुत मुश्किल तुमने एडजस्टमेंट्स की हुई है, एमसीक्यूज किए हुए हैं बैड डेट्स के। तो इस सवाल में रिटर्न ऑफ भी नहीं था, इस सवाल में कोई रिटर्न ऑफ नहीं था, वरना मैं पीएनएल का डब्बा भी अलग से बनाता। इस सवाल में कोई रिटर्न ऑफ नहीं था, वरना पीएनएल का डब्बा भी अलग से बनता, ठीक है। तो बेटा कुछ एडजस्टमेंट्स आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं, ये कॉपी कर लें, ये इतना कॉपी कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला काम कॉपी कर लो, और मेरे बच्चों ये बैड डेट्स वाला काम कॉपी कर लो, चलो कर लो कॉपी। बेटा कॉपी कर ले प्लीज। सर क्या ये एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट? जी नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट का ही सवाल है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। सर 900 का रिसीवल कहाँ से आया बेटा? ट्रायल बैलेंस में जाके ट्रायल बैलेंस में देखें, 900 गिवन था, ट्रायल बैलेंस में 900 का रिसीवल गिवन था मेरे दोस्त, देख लो बेटा प्यारे बच्चों, ट्रायल बैलेंस में तैयार गिवन था रिसीवल। ये लिख लें आप लोग, ये लिख लें, आपके पास रिटर्न में होना चाहिए सवाल, प्लीज एक्टिव लिख लो।
सवाल, क्या हर चीज की एंट्री बनाना जरूरी है? नो नीड, नो नीड, नो नीड। एग्जामिनर भी नहीं बनाता, कोई जरूरत नहीं है। ये देख लें भाई, क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है और आपकी बुक में भी है। एज यू विश, आप जहां से देखना चाहें देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे भी है। बेटा आप लोगों ने ये रिटर्न चीजें कॉपी कर ली है जो मैंने लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ये सब कॉपी कर लिया बेटा? हाँ, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स पढ़ाए थे ना, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग, दोनों आएंगे, एक एक करके आएगा। चलो क्या है पॉइंट नंबर एफ? पॉइंट नंबर एफ देखो, इसको पढ़ो। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन। याद है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है परसेंटेज ऑन कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है? परसेंटेज ऑन कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है परसेंटेज ऑन कॉस्ट, याद है? हाँ। अब देखते हैं बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, देखते हैं बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, देखते हैं बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है। इधर देखें, आपके पास ऊपर ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग की कॉस्ट है 800। ऊपर ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग की कॉस्ट है 800। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 800, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन निकालनी है, उसने बोला है 5% ऑफ कॉस्ट। सिंपल, क्या बोला है? 5% ऑफ कॉस्ट। इधर देखें, यहां मैं लिख रहा हूं, ये देखें, मैंने लिखा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। बेटा यहां देखें कैसे निकलेगी। 5% ऑफ 800 कितना है? 40। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ गई, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ गई। 5% ऑफ 40 लिखा, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ गई। हाँ, राइट, एक डेप्रिसिएशन तो मैंने निकाल दी। अब एक और किसी एसेट की डेप्रिसिएशन भी वो मालिक मांगेगा। देखो 5% ऑफ कॉस्ट है, निकाल दी। अब आ जाओ, पॉइंट नंबर एफ के बाद है पॉइंट नंबर जी। पॉइंट नंबर एफ के बाद है पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर एफ के बाद है पॉइंट नंबर जी। तो देखें, प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा प्लांट डेप्रिशिएट होगा यूजिंग 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 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट डेप्रिशिएट होगा यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट डेप्रिशिएट होगा यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट डेप्रिशिएट होगा यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ऐसे देखें आप। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको याद है क्या था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब परसेंटेज ऑन एनबीवी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप सबने पढ़ा है, परसेंटेज ऑन एनबीवी। तो पहले ऊपर जाके ट्रायल बैलेंस से एनबीवी उठा लूं, पहले ऊपर जाके ट्रायल बैलेंस से एनबीवी उठा लूं। आइए देखें, एनबीवी होती थी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एनबीवी होती थी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा देखो, प्लांट की कॉस्ट कितनी है? प्लांट की कॉस्ट है 1400, यहाँ देखें, और प्लांट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 200। नजर आ रही है सबको? देखें ट्रायल बैलेंस में, देखें प्लांट की ओपनिंग कॉस्ट है 1400 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 200। इधर देखें, तो आपने क्या करा, यहां लिखा डेप्रिसिएशन प्लांट। देखें सबसे पहले देखो, ये रही कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है? 1400, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 200। कॉस्ट है 1400, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 200। 1400 माइनस से 200 लेस करा, 1200 आ गया, एनबीवी आ गई। अब बताओ परसेंटेज लगाते हैं, 20% इस पर मैंने अप्लाई करा, तो ये आ रहा है 240। लो भाई, प्लांट की डेप्रिसिएशन भी आ गई, प्लांट की डेप्रिसिएशन भी आ गई, प्लांट की डेप्रिसिएशन भी आ गई। हाँ पक्का, ये दोनों डेप्रिसिएशन आ गई। अब मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए, वैसे तुम्हें भी आता है मुझे भी आता है और एंट्रीज की जरूरत भी नहीं है। अगर मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंस फॉर द ईयर है ना, इनकी डबल एंट्री बनानी है। अगर मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनानी है, तो आप सबने पढ़ी है, सबने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा, ये एंट्री होती है। देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 40 की बनाता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और सामने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती थी, याद है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले बिल्डिंग की है तो बिल्डिंग की ये एंट्री बन गई। हाँ ओके, इसी तरह ये 240 प्लांट है ना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर से डेबिट हो जाएगा 240 से। हाँ, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट 240, सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, याद है बचपन में पढ़ा था। बच्चे ने कहा सर कैश क्यों नहीं आएगा? सर कैश क्यों नहीं आएगा बेटा? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इफ यू रिमेंबर। हाँ, अब मुझे बताएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों दोनों जो है ना, 40 और 240, ये तो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। एक्सपेंसेस तो हमेशा इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी आज तक की डेप्रिसिएशन जो बढ़ गई ना, वो टीबी में ऐड कर दो, वो पर टीबी में ऐड कर दो, ताकि तुम्हारी बैलेंस शीट आराम से बने। देखो इधर आओ, मैं टीबी में जा रहा हूँ, तो देखें
₹40 से ये बिल्डिंग की ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी देखें, बिल्डिंग की ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी मेरे बच्चों 120, इसमें ₹40 ऐड कर दिया। ये देखो बिल्डिंग की ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 120, उसमें ₹40 ऐड कर दिया। और बेटा प्लांट की ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 200, उसमें ₹240 ऐड कर दिए। सही है, ये मैंने इसलिए कर दिया ताकि ईयर एंड पे मेरी बैलेंस शीट आराम से बने, क्योंकि ईयर एंड की बैलेंस शीट में क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू जाएगी ना, ईयर एंड की बैलेंस शीट में क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू जाएगी। तो ये मैंने इसलिए कर दिया ताकि ईयर एंड की बैलेंस शीट आराम से बने। सही है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एक स्ट्रेट लाइन से निकाला, एक रिड्यूसिंग बैलेंस से निकाला, एक स्ट्रेट लाइन से निकाला और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकाल लिया। ओके, देख लो बेटा, ये रहा आपके सामने। लिख लिया, देख लिया बेटा, देख लिया इसको। अब दो चीजें रह गई हैं, एक पॉइंट नंबर एच और ये जे, ये दोनों सेम है, एच और जे सेम है, आई डिफरेंट है, एच और जे सेम है। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 40,000 फॉर द ईयर इज टू बी मेड। बेटा लास्ट क्लास में ये बता के गया था, आराम से सुकून से जहन में खोलो और डाल लो जहन में। कंपनी इस साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे करती है। आप जब टैक्स पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा, टैक्स के पेपर में ये बात क्लियर बताई जाएगी। कंपनी इस साल का टैक्स पे करती है अगले साल, कंपनी इस साल का टैक्स पे करती है अगले साल। तो बेशक पे अगले साल कर रही है, लेकिन है तो इसी साल का ना, तो बुक हम इसी साल करेंगे। इस साल का टैक्स पे अगले साल होता है, बुक तो अभी होगा ना। तो कितना उन्होंने एस्टिमेट किया? 40,000, 40, 30 हटा के बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये इसकी एंट्री थी, कल बताई थी आपको। देखो इस साल का टैक्स कंपनी पे करती है अगले साल, लेकिन बुक तो अभी करेगी ना। तो एंट्री बनेगी टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट 40 और टैक्स पेबल क्रेडिट 40। दैट्स इट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड टैक्स पेबल क्रेडिट। इट्स लाइक एक्रूड, इट्स लाइक एक्रूड कि इस साल की चीज अगले साल पे हो रही है, लेकिन है तो इसी साल की ना। तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट, ठीक है। अब ये एक्सपेंस जो है इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, और जो टैक्स पेबल है वो अगले साल ही पे करना है, विद इन 12 मंथ्स। तो ये करंट लायबिलिटी होगी, दिस विल बी योर करंट लायबिलिटी, दिस विल बी योर करंट लायबिलिटी। ओके, हाँ बच्चों, हाँ जी। अब सेम इज द केस विथ ऑडिट फी। सुकून से सुने, कंपनी साल एंड होने के बाद ऑडिट होती है ना, तो ऑडिट फी भी इस साल की अगले साल पे करते हैं। इस वाले अकाउंटिंग पीरियड की ऑडिट फी भी नॉर्मली अगले साल पे होती है, लेकिन है तो इसी गुजरे हुए साल की ना, तो उसका भी ट्रीटमेंट यही है। यहाँ देखें, पॉइंट नंबर जे पढ़े, लास्ट जे। अ प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर द ऑडिट फी ऑफ 55,000। तो ऑडिट फी भी ऐसे ही है कि इस साल ये ऑडिट फी अगले साल पे हो रही है, अगले साल पे हो रही है। तो सेम एंट्री बना लेना, ऑडिट फी एक्सपेंस डेबिट, audit fee expense debit 55 and audit fee payable credit 55। ओके, तो जो ट्रीटमेंट मैंने टैक्स का किया है वही मैंने ऑडिट फी का भी किया है, जो ट्रीटमेंट मैंने टैक्स का किया है मेरे बच्चों वही मैंने ऑडिट फी का भी किया है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली डेप्रिसिएशन को भी कॉपी कर लें, और काइंडली ये टैक्स और इसको भी कैलकुलेट कर लें, ऑडिट फी को कॉपी कर लें। एक चीज की कोशिश करें और आदत डालें, प्रोविजन का मतलब अंदाजा है, प्रोविजन अंदाजा है। अंदाजा इसलिए क्योंकि आप टैक्स जो कैलकुलेट करते हो ना, उसमें कई बार ईयर एंड के बाद ऊंच नीच भी आती है, टैक्स रेट जरा सा चेंज भी होता है, इसीलिए वो प्रोविजनल बेसिस पे वर्ड यूज कर रहे हैं। बहरहाल है क्या कि इस साल का एक्सपेंस पे अगले साल हो रहा है, तो बुक तो अभी होगा ना। एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन अलग से अपने सामने होना चाहिए। ये मैं तुम्हें एक पूरी गुड़ की बात बता रहा हूँ, समझ लो, गुड़ की बात खत्म। ऑनलाइन पढ़ना है, एक तरफ अपना सवाल अलग रखा करो, देख लेना तुम्हें डिफरेंस फील होगा। सवाल बिल्कुल अलग हो, और बहुत ज्यादा बेहतर है कि सवाल हार्ड कॉपी में हो, फिजिकल कॉपी में सवाल हो।
तो तुम्हें पढ़ने का मजा आएगा, बार बार तुम सवाल को देख सकोगे। अगर तुम मेरी स्क्रीन के सवाल पर डिपेंडेंट रहोगे तो तुम लोग के लिए मुश्किल होगा कि बार बार मैं, क्योंकि मैं जब सवाल पे ले जाऊंगा तब ये ख्याल रखना सवाल आपके पास अलग स्क्रीन पे होना चाहिए। या अगर किसी के पास अगर इनकेस अभी हार्ड कॉपी नहीं है मजबूरी की वजह से, तो मैंने फिर भी मोबाइल पे भेजा, तो मोबाइल पे सवाल खोल लो और अपने लैपटॉप पे फिर स्क्रीन पे ये देखो। ये बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, इसको मजाक मत लेना। ये कॉपी कर लो। लिख लिया जी। हाँ भाई, चलो बस अब एक आसान चीज रह गई जो तुम पिछले दो क्लासेस, पिछली दो नहीं, 1 और 2 क्लास जो राइट इशू और बोनस इशू याद है? राइट इशू तो इस सवाल में नहीं है, बच्चा वाला थका हुआ बोनस इशू है, थका हुआ बोनस इशू। आओ देखते हैं, पढ़ो। पॉइंट नंबर आई, ड्यूरिंग अक्टूबर अ बोनस और स्क्रिप्ट शो 1 फॉर लाइव लिखा है, ये 5 है, ये 1 फॉर 5 है, 1 फॉर 5 है, ये 1 फॉर 5 है, टोपी लगा देते हैं इसके ऊपर, 1 फॉर 5 है। वॉज मेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, दिस हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द बुक्स। उसने कहा मैंने ऑलरेडी एंट्री नहीं बनाई, मैंने कहा मुझे आती है, मैं बना दूंगा, मैं बना दूंगा। द शेयर प्रीमियम अकाउंट इज टू बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। पहले ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। देखो बेटा, शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस उठाओ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है और ये शेयर प्रीमियम नजर आ रहा है। देखो ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल 700 है और शेयर प्रीमियम 200 है। जागो जागो प्लीज, शेयर कैपिटल 700 है और शेयर प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में कितना है बोलो? 200 का है, पक्का? अब मैंने क्या करा, देखो मैंने इस तरह जिस तरह तुम्हें पढ़ाया था उसी तरह यहाँ लिख रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ 3 कॉलम बना दिए, 3 कॉलम बना दिए। एक पे लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स, एक पे लिख दिया OSC, एक पे लिख दिया प्रीमियम। ये 3 नाम याद है? ठीक है, ये 700 है, ये 200 है। अच्छा बेटा, फेस वैल्यू $1 है, फेस वैल्यू $1 है, तो जितना जितना शेयर कैपिटल होगा उतने ही शेयर्स होंगे ना। फेस वैल्यू जो है ना वो $1 है, फेस वैल्यू $1 है। तो जब फेस वैल्यू $1 होती है तो नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर कैपिटल एक ही होंगे ना। नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर कैपिटल बेटा फिर एक ही होंगे ना, सोचो। अब कंपनी ने 1 फॉर 5 का बोनस इशू किया है, कंपनी ने 1 फॉर 5 का बोनस इशू किया है। 1 फॉर 5 का मतलब 20%। तो देखो बोनस शेयर्स कितने होंगे? 700 ऑलरेडी इशू किए हुए, 700 ऑलरेडी इशू किए हुए, 700 का 20% कर लो, 140 शेयर्स, 140 शेयर्स, 140 शेयर्स, 140 शेयर्स, ऐसा ही है। इसका मतलब अभी अभी जो बोनस शेयर्स हम इशू करने जा रहे हैं, अभी अभी जो बोनस शेयर्स हम इशू करने जा रहे हैं वो 140 शेयर्स हैं। अभी अभी जो बोनस शेयर्स हम इशू करने जा रहे हैं वो 140 शेयर्स हैं, सही है। अब सुने, वो 140 शेयर्स हैं, 140 शेयर्स हैं। इधर देखें, दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है। दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, और शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू से बढ़ता है, याद है? तो 140 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय $1, 140 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय $1, तो शेयर कैपिटल 140 से बढ़ेगा। बच्चे ने कहा पैसा कितना लिखेंगे? पैसा, मैंने कहा बेवकूफों, बोनस इशू इज अ फ्री इशू, बोनस इशू इज अ फ्री इशू, तो उसमें पैसा नहीं है। तो बस सामने शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देना, सामने शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देना। ओके, तो बस शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर इधर पोस्ट करना है तो 140 से ये बढ़ रहा है और 140 से ये कम हो रहा है। चलो वैसे तो अभी यहाँ करने की जरूरत नहीं। अब मेरा तुम सबसे सवाल है, जवाब दो, होश में आओ, चलो जवाब दो। ये वाली एंट्री कौन सी स्टेटमेंट में जाएगी? वो जो 3 स्टेटमेंट पढ़ाई थी उनमें से कहाँ जाएगी बताओ? बोनस इशू कहाँ पोस्ट करूंगा बताओ? कल मैंने 5-5 बार चीज ठीक के बोला है, बोनस इशू कहाँ पोस्ट करूंगा बताओ बेटा? चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, तीसरा जवाब गलत है, 2 जवाब सही आए। गुड गुड गुड, जवाब दो, जवाब दो, सब इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्व हो। सोशी, बिल्कुल सोशी में जाएगी। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की चीज है। ये वो इक्विटी का चेंज है जिसमें खुद ओनर इन्वॉल्व है, ओनर शेयर होल्डर इन्वॉल्व है ना, तो ये सोशी में जाती है, ये सोशी में जाती है। हाँ, और इससे ज्यादा तुमने मुश्किल सवाल किए हैं, बोनस और राइट इशू के मिक्स भी किए हैं, इसमें सिर्फ बोनस इशू का सवाल है। हाँ, राइट।
देख लें यहाँ, ये लिख लें भाई, सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब मजे से 3 स्टेटमेंट बनानी है, क्लास खत्म, 3 स्टेटमेंट बनी, सो जाओ फिर। लिख लो भाई ये। लिख लिया। अच्छा अब देखो एक बात सुनो, पहली जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, मेरी तरफ देखें। आपने ये सब कॉपी किया है, ये आपने मुझे धोखा नहीं दिया, आपने सब ने कॉपी किया है, क्योंकि मैंने कॉपी का टाइम दिया था, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब मैं वो तीनों स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा बताऊं, मुझे अपने पास एक क्वेश्चन चाहिए होगा, मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुझे चाहिए होगा एक। नंबर टू, सेकंड मुझे क्या चाहिए होगा, आप ये वाली सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग के व्हाट्सएप पे मैंने वो सवाल भेजा हुआ है, आप अपने व्हाट्सएप पे सवाल खोल लें, ठीक है। या सवाल की पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, राइट, ओके। और पूरे ट्रायल बैलेंस की एक एक चीज को देखते हुए अब हम काम करेंगे, ट्रायल बैलेंस की एक एक चीज को देखते हुए अब हम काम कर लेंगे, ओके, राइट। चलो, मैं भी अपने पास सवाल खोल रहा हूँ, आप भी अपने पास सवाल खोलने चलें। ठीक है जी, मैंने भी अपने पास स्क्रीन पे सवाल खोल लिया है, आ जाओ इधर देखें। सबसे पहले मैंने हेडिंग दी, सबसे पहले मेरी हेडिंग देख लो इधर, यहाँ देखिए मैंने हेडिंग देना शुरू किया। मैंने यहाँ लिखा, क्या नाम है कंपनी का, पोलार्ड एसोसीआई, पहली स्टेटमेंट है ना, एसोसीआई फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर x1, 31 अक्टूबर x1। अच्छा, अब मैंने मुश्किल काम आपको करा दिया, अब मुश्किल काम कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, अब कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहला नाम आता है सेल्स रेवेन्यू, सबसे पहला नाम जो मैं लिखूंगा वो है सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। मेरे बच्चों, तुम लोग जाओ ट्रायल बैलेंस में, तुम लोग जाओ ट्रायल बैलेंस में, मेरी तरफ देखें, ट्रायल बैलेंस में जाओ, ट्रायल बैलेंस में जाओ, 4370 का सेल्स रेवेन्यू है, 4370 का सेल्स रेवेन्यू, 4370 का सेल्स रेवेन्यू है, सही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे 90% लोगों को ये बात पता भी होगी, कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो वो सुन लें। आजकल के नए दौर में अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, FA1 FA2 जिन बच्चों को पढ़ाया हुआ है उनको तो मैंने बताया हुआ है, वरना मैं इसकी क्लास भी आप लोगों को दूंगा। अकॉर्डिंग, अभी सिर्फ इस नाम को जहन में डाल लो, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स आज के दौर में जो कैश डिस्काउंट अलाउड होता है ना, कैश डिस्काउंट अलाउड वो सेल्स में एडजस्ट होता है, कैश डिस्काउंट अलाउड सेल्स में से लेस होता है। यानी आप यूं सोचते हो कि आपकी सेल्स ही कम हुई है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स है, लेकिन इसकी पूरी क्लास भी एक है जो आप लोगों को मिल जाएगी, बेफिक्र हो जाए। तो जरा देखें क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड है कहीं, जाए देखें क्वेश्चन में कहीं डिस्काउंट अलाउड है, जी हाँ 50 रुपए का है, जी हाँ 50 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है, जाए देख लें क्वेश्चन में, देख लें डिस्काउंट अलाउड 50 रुपए का है। तो आपके पास देखो 4370 की सेल्स थी, 50 रुपए का डिस्काउंट अलाउड था, तो 4370 माइनस 50 कर लो, 4370 माइनस 50 कर लो, मेरे ख्याल से बनता है 4320, ये 4320 तुम्हारी सेल्स है, ठीक है। अब आप लोग को, आपने कॉपी नहीं करना, अभी आपने सिर्फ देखना है। अगली चीज, सेल्स में से हमेशा सेल्स रिटर्न लेस होती है, सेल्स में से हमेशा सेल्स रिटर्न, या जिसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, वो लेस होती है। सोच के बताओ कि क्या कोई सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में है, क्या कहीं कोई सेल रिटर्न क्वेश्चन में है, मुझे तो नजर नहीं आ रही, मुझे सेल रिटर्न नजर नहीं आ रही, छोड़ दो, कोई सेल रिटर्न नहीं है, छोड़ दो। तो अब डायरेक्ट आएगी लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स,
बेटा मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए एक वर्किंग कर ली थी, मेरे बच्चों मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए एक वर्किंग आपके सामने कर ली थी और वो आई थी 2920, याद है? कॉस्ट ऑफ सेल मैंने रेडीमेड कंप्यूट कर ली थी, वो आई थी 2920। ये आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 4320 माइनस 2920, 4320 माइनस 2920 गालिबन 400, 400 का जीपी आ गया। अब उसके बाद इधर देखें 1400, सॉरी 1400 का तुम्हारे पास आ गया जीपी, 1400 का जीपी आ गया। कॉन्फिडेंस इज द की, मेरी तरफ देखते रहो, कॉन्फिडेंस मुझसे बातचीत करते रहो। अब इसके बाद ऐड होती है अदर इनकम, ऐड होती है अदर इनकम। इधर देखें अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है, गेन ऑन डिस्पोजल आ सकता है, कोई रेंटल इनकम आ सकती है, कोई इंटरेस्ट इनकम आ सकती है। नॉर्मली तुम्हारे सवाल में डिस्काउंट रिसीव, याद है बचपन में तुमने पढ़ा है डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिसीव भी अदर इनकम होती है, कैश डिस्काउंट रिसीव भी अदर इनकम होती है। बेटा इस सवाल में कोई और अदर इनकम नहीं है सिवाय डिस्काउंट रिसीव के। आराम से ट्रायल बैलेंस में तैयार डिस्काउंट रिसीव मिल जाएगा। जहां तक मुझे नजर आ रहा है डिस्काउंट रिसीव इस सवाल में 60, अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड है आपके पास 60, ये ऐड कर दी, ये बन गई 1460, 1460। अब आएंगे यहाँ एक लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी। तरीका क्या है एक सवाल आया सर अगर डिस्काउंट अलाउड को अदर एक्सपेंसेस में लिख दें, लिख सकते हो, लेकिन अब जदीद दौर के हिसाब से जो नए रूल्स हैं, नए रूल्स में आप लोगों को, वैसे तो मैंने FA1 में सबको इसको पढ़ाया है, लेकिन मैं इसकी क्लास दूंगा, आप लोगों को भेज दूंगा, पूरी जबरदस्त क्लास है उसकी। तो वो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ये सेल्स में एडजस्ट होता है, ठीक है? ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब करना क्या है, देखिए अब यहां से बहुत मजेदार है, आप ट्रायल बैलेंस के टॉप पे पहुंच जाए, सब बच्चे ट्रायल बैलेंस के टॉप से पहुंच के एक एक चीज पे बात करेंगे, एक एक चीज पे मैं कलाम करूंगा। ट्रायल बैलेंस के टॉप पे जाते हैं सब, ठीक है? ट्रायल बैलेंस के टॉप पे पहली लाइन पे लिखा हुआ है इन्वेंटोरी ओपनिंग, ओपनिंग इन्वेंटोरी लिखी हुई है। मेरे बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी मैं कॉस्ट ऑफ सेल में ले चुका हूं, मेरे बच्चों ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल में ले चुका हूं, तो ट्रायल बैलेंस की पहली लाइन को छोड़ दो। नंबर 2, दूसरी लाइन लिखी हुई है लैंड, जमीन, जमीन। हम सबको पता है जमीन फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट बैलेंस शीट में जाता है, फिक्स एसेट बैलेंस शीट में जाता है। बच्चे ने कहा सर उसकी डेप्रिसिएशन, मैंने कहा हट बेवकूफ, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती। तो बच्चे ने कहा सॉरी, मैंने कहा नो इशू। तीसरी लाइन पे आ जाए, तीसरा नाम है पेबल्स, तीसरा नाम है ट्रायल बैलेंस में पेबल, पेबल इज अ लायबिलिटी, पेबल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी बैलेंस शीट की आइटम है, इनकम स्टेटमेंट की आइटम नहीं है, छोड़ दें। नंबर 4 रिसीवेबल्स, एकदम दिमाग ठक, एक हल्का सा मुझे शॉट लगा दिमाग में, रिसीवेबल का एक 85 का एक्सपेंस था, रिसीवेबल की वजह से एक बैड डेट का, याद है इंक्रीज इन अलाउंस का 85 का एक्सपेंस आया था। तो मैं पहला एक्सपेंस इसको सिर्फ बैड डेट के नाम से, हेड इसका बैड डेट ही होगा, एक 85 का एक्सपेंस यहाँ मैंने बुक कर दिया, एक 85 का एक्सपेंस यहाँ बुक कर दिया, ठीक है? एक 85 का एक्सपेंस यहाँ मैंने बुक कर दिया, ओके, क्योंकि इंक्रीज इन अलाउंस हुआ था, वो हमने पढ़ा था। तो 4 चीजें मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के टॉप से चल रहा हूँ, पूरा ट्रायल बैलेंस निपटाऊंगा, एक एक वर्ड पे बात करूंगा। नंबर 5, ट्रायल बैलेंस का पांचवा नाम है बिल्डिंग, ट्रायल बैलेंस का पांचवा नाम है बिल्डिंग। मुझे याद आया कि बिल्डिंग, बिल्डिंग खुद तो एसेट है, बिल्डिंग खुद तो फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्डिंग खुद तो फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन हाँ हाँ हाँ, बिल्डिंग इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, बिल्डिंग इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, तो उसकी 40 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने निकाला था, मैंने बिल्डिंग का 40 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था, वो जरूर जाएगा, ये देख लो। सही है, बिल्डिंग। फिर अगला नाम है डेप्रिसिएशन, प्लांट नजर आया, अगला नाम आया प्लांट, प्लांट भी डेप्रिशिएट होता है, यस यस यस, और प्लांट की इस साल की डेप्रिसिएशन थी 240, तो डेप्रिसिएशन प्लांट आई थी कितनी, 240, ओके, सही है। बहुत आराम आराम से ट्रायल बैलेंस से ही चल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस को देखते रहो, ट्रायल बैलेंस पे नजरें रखो, सीखोगे, ट्रायल बैलेंस से सारी लर्निंग है, सारी लर्निंग कनेक्टेड है ट्रायल बैलेंस से, प्लीज। अच्छा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में एक चीज लिखी है 7% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को भी छोड़ दो, वो सूद की तरह है, इंटरेस्ट की तरह है, इंटरेस्ट का नंबर आएगा तो ले जाऊंगा, जहां इंटरेस्ट पे कलाम करूंगा ना इंटरेस्ट पे, तब उसको लूंगा, अभी छोड़ दो। फिर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर्स, वो सोशी की चीजें, ऑर्डिनरी शेयर्स सोशी की चीजें, मैंने कहा भागो। फिर शेयर प्रीमियम, सोशी, सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की चीजें, छोड़ दो। उसके बाद, उसके बाद रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का पार्ट है, सोशी में जाता है, रिटेन अर्निंग सोशी में जाता है, छोड़ दो।
अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अगला नाम है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ले चुका हूं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट मैं ऑलरेडी उसका इंक्रीज ले चुका हूं, छोड़ दो। अगला नाम है वेजेस, यस, अब एक और एक्सपेंस आया, चलो इधर देखो, वेजेस। यार वेजेस वैसे 325 है, वेजेस वैसे 325 है, लेकिन 50 रुपए का एक्रूवल ऐड किया था, याद है? वेजेस की 50 रुपए की एक एडजस्टमेंट थी, तो याद करो 325 प्लस 50, ये 375 हो गया था, वेजेस 375 हो गया था, वेजेस 375 हो गया था, अगर आप लोगों को याद हो। उसके बाद सेल्स रेवेन्यू, अगला नाम है सेल्स रेवेन्यू, वो मैं ऑलरेडी ऊपर ले चुका हूं। अगला नाम है सेल्स रेवेन्यू, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर ले चुका हूं, सही है, ओके। डायरेक्टर्स फीस, उसके बाद है डायरेक्टर्स फीस, 100, डायरेक्टर्स फी 100। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग, डायरेक्टर फी भी एक्सपेंस है, हीटिंग एंड लाइटिंग हमारा एक्सपेंस है, हीटिंग के नाम से एक्सपेंस बुक कर लिया, हीटिंग 85। फिर नाम है इंश्योरेंस, अगला नाम है इंश्योरेंस, यस इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस, लेकिन 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 हमने इंश्योरेंस को एडजस्ट किया था, अगर याद हो तो इंश्योरेंस को हमने एडजस्ट किया था, एडजस्ट, सही है। तो वैसे इंश्योरेंस देखो बेटा, इंश्योरेंस वैसे है 45 का, लेकिन 10 रुपए का एक प्रीपेड एडजस्ट हुआ था, तो वो 35 हो गया था। इंश्योरेंस वैसे 45 का है, लेकिन 10 रुपए का एक प्रीपेड एडजस्ट हुआ था, 10 रुपए का एक प्रीपेड एडजस्ट हुआ था, तो वो 35 हो गया था, वो 35 हो गया था। हाँ सही, याद आया, पक्का? हाँ जी। अब उसके बाद अब जरा इधर देखिए, मैं इसी स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे सारा काम कर रहा हूं, देखिए इसी स्क्रीन की मैं यहाँ राइट हैंड साइड पे सब लिखूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, आप लोग एक साथ कॉपी करना, अभी ठहर जाओ। अब क्या है, यहाँ देखें, और कोई अदर एक्सपेंस है? इंश्योरेंस के बाद लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस के बाद देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अदर एक्सपेंसेस, कितने हैं बेटा? अदर एक्सपेंसेस हैं 30 के, इंश्योरेंस के बाद अदर एक्सपेंसेस कितने के बेटा? 30 के हैं, ऐसा ही है। फिर एक नाम लिखा हुआ है 8% लोन नोट्स, लोन नोट्स को अभी छोड़ दो, लोन नोट्स क्योंकि वो पीबीआईटी के बाद आता है, वो इंटरेस्ट का सेक्शन ही अलग है, वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स इन टैक्स के बाद अलग से एक हेड आता है, उसको छोड़ दो अभी। फिर नाम है परचेजेस, परचेजेस मैं ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल में ले चुका हूँ, परचेजेस मैं ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल में आ चुकी है, वो भी यहाँ नहीं आएगी, हो चुकी है। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड एडजस्ट हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम में, डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम में, और डिस्काउंट अलाउड सेल्स में। कैरेज इनवर्ड भी मैं ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट कर चुका हूं। फिर लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, फिर लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, बेटा वो रिजर्व है तो वो सोशी में जाएगा, रिजर्व है तो इक्विटी का हिस्सा है, सोशी में जाएगा, हाँ सही। और आखिरी चीज है बैंक बैंक बैलेंस बैलेंस शीट की आइटम है, ठीक है। बच्चे ने कहा आपने तो पूरा ट्रायल बैलेंस कवर कर दिया, इसमें हर चीज आ गई, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड तो हर चीज इसमें आ गई, मैंने कहा आ गई, एक चीज रह गई जो आप लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट में देखनी पड़ेगी, ऑडिट फी, वेरी गुड, एक बच्चा बोल पड़ा, एक्सलेंट। एक चीज रह गई जिसका नाम है ऑडिट फी, तो मैंने ऑडिट फी जैसे ही लिखी ना, कितनी थी? 55, याद है? लास्ट एडजस्टमेंट में ऑडिट फी मैंने लिखी 55। चलो अब मेरी बात सुनो, कोई एक अल्लाह का वली, कोई एक अल्लाह का बंदा सिर्फ सारे एक्सपेंसेस को ऐड करे, देखो सारे एक्सपेंसेस को ऐड करे और मुझे बताए। टैक्स एक्सपेंस अलग से आता है बाद में बेटा, टैक्स एक्सपेंस का अलग हेड है, बताता हूँ। ये सारे एक्सपेंसेस को मिला लो, 85, 40, 240, 375, 100, 85, 35, 30 एंड 55, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके दो मुझे। 1045 ये रहे सारे एक्सपेंसेस, ये रहे आपके सारे एक्सपेंसेस, किसी बच्चे ने मुझे बताया 1045, ओके। चलो अब क्या करना है, तो देखें सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दी, जीपी आया, जीपी में अदर इनकम ऐड की 1460 में से 1045 लेस करो, अब जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं पीबीआईटी।
अब जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे पीबीआईटी। बताओ कितना आया? 1460 माइनस 1045, 1460 माइनस 1045 बताओ कितना आया? 415। 415 का पीबीआईटी आ गया। पीबीआईटी, द फुल फॉर्म ऑफ पीबीआईटी इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। द फुल फॉर्म ऑफ पीबीआईटी इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, मेरी कुछ रिक्वेस्ट है प्लीज। मुझे पता है, एक मिनट, मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ, अभी इंटरेस्ट भी रह गया, टैक्स भी रह गया, वो मैं सूद और टैक्सेस मैं खुद लिख दूंगा। आप लोग यहां तक की गेम समझ गए? यहां तक की गेम समझ गए नॉर्म? अच्छा मैं एक बात बोलूं, अब जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है? फॉर्मेट बेस्ड काम है। अब जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब फॉर्मेट बेस्ड काम है, फॉर्मेट बेस्ड। यानी अब हम एक फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब नाउ वी आर डूइंग नथिंग बट अ फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज, फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो बस इनकम स्टेटमेंट में नंबर्स पुट कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी, बस ये काम कर रहे हैं यार। ठीक है, ऐसी सोच के साथ काम करो, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तक इसको एक नजर देख लो, कॉपी नहीं करना, पहले देख लो इसको, देख लो इसको। कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई सवाल है तो पूछ लो। डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम में जाती है बेटा, अदर इनकम में, अदर इनकम में। इस सवाल में रिवैल्यूशन नहीं है, पहला सवाल है ना, आहिस्ता आहिस्ता बकरा हलाल होगा। अगले सवाल में आएगा बेटा, इसके बाद वाले सवाल में नेक्स्ट क्लास में आएगा रिवैल्यूशन, बेफिक्र हो जाए। और अभी एकदम रिवैल्यूशन तक जाने की जरूरत भी नहीं है, अभी बेबी हो तुम, छोटे हो। अदर इनकम लास्ट में ऐड कर सकते हैं, हाँ पहले एक्सपेंसेस कर लो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। चलो, अब यहां देखें बेटा, अब आपके पास है पीबीआईटी के बाद, अब देखो मैं जरा पीबीआईटी वाला सेक्शन बड़ा कर रहा हूँ। देखो पीबीआईटी के बाद इधर देखें, सब एंट्रीज पे सबसे पहले अब इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा, याद है अपने ट्रायल बैलेंस में देख सकते हो, 800 रुपए का आपने लोन लिया हुआ था, 800 रुपए का आपने लोन लिया हुआ था और उस पर 8% का इंटरेस्ट रेट था, याद है मैंने इसकी एंट्री बनाई थी। तो 800 का 8% है 64, 800 का 8% है 64, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बुक कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बुक कर दिया, पक्का। अब आप लोगों की जानकारी के लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज आपको बता रहा हूं, सुनिए। और वो ये बात है, सुने, कि हमारे कोर्स में समझ लो प्रेफरेंस शेयर्स भी एक लोन ही है यार। प्रेफरेंस शेयर्स का अगर आप करेक्टरिस्टिक पढ़ो तो उसमें फिक्स रेट देना है, तो वो सूद की तरह की चीज ही है। प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल सूद वाला ट्रीटमेंट ही होगा और उसको इंटरेस्ट के साथ ही बुक करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होगा उसको इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ ही बुक कर लेना। तो अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड लिखूं। बच्चे ने कहा कैसे करेंगे, जाए ट्रायल बैलेंस में जाए, सब बच्चे क्वेश्चन में जाए, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में पहुंचे। चलो ट्रायल बैलेंस में आपके पास देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 300, सामने जाओ ट्रायल बैलेंस में जाओ बेटा सब। ट्रायल बैलेंस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है $300 और आपका परसेंटेज है 7%, नजर आ रहा है? $300 का, $300 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और उसका परसेंटेज है 7%। तो कल ही तो सिखाया था कि प्रेफरेंस शेयर लोन की तरह है, तो उसके लोन के अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कर दो। तो $300 का प्रेफरेंस शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 7%, कितना आया? 21। $300 मल्टीप्लाई बाय 7%, ये आया 21। $300 मल्टीप्लाई बाय 7%, ये आया 21 का प्रेफरेंस डिविडेंड है। और मैंने आपको पहले बोला कि प्रेफरेंस डिविडेंड को सूद की तरह ट्रीट करना, सूद ही है भाई, इंटरेस्ट ही है, इसको इंटरेस्ट वाला ट्रीटमेंट ही देना, इसको इंटरेस्ट वाला ट्रीटमेंट ही देना मेरे बच्चों। ओके, अब ये आपके पास आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कोई बच्चा बताए बेटा, पीबीआईटी में से दोनों इंटरेस्ट लेस कर दिए, पीबीआईटी में से दोनों इंटरेस्ट लेस कर दिए, पीबीटी आ जाएगा, पीबीटी आ जाएगा, बताओ कितना आया?
415,330, ठीक है, ये आ गया। बस अब आखिरी 1 मिनट की चीज है। अब टैक्स एक्सपेंस कितना है भाई? टैक्स एक्सपेंस मैंने और तुमने एडजस्टमेंट नंबर एच में मिलके निकाला था, याद है? 40 का हमने टैक्स एक्सपेंस मिलके निकाला था। 40 का टैक्स एक्सपेंस हमने मिलके निकाला था, तो ये आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 290। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 290। सच तो ये है कि जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट एंड हो गई है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट एंड हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, ताकि तुम्हारे जहन में वो बात रहे। सुनो, हमें बनानी थी एसओसीआई। याद है एसओसीआई क्या होती थी? एसओसीआई होती थी पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट विद एडिशनल 3 लाइंस। पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट विद एडिशनल 3 लाइन। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, एड ओसीआई लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ रिवैल्यूएशन गेन। इस सवाल में कोई रिवैल्यूएशन गेन है ही नहीं, तो जस्ट पोस्टिंग जीरो, उसके आगे जीरो लिख रहा हूं। तो मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी आ जाएगी? मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वही आ जाएगी जितना प्रॉफिट होगा। मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वही आ जाएगी जितना प्रॉफिट होगा। ये लीजिए भाई, सवाल का ये एक बड़ा अहम पार्ट आपके सामने तैयार है। सवाल का अहम तरीन पार्ट आपके सामने तैयार है। एक स्टेटमेंट मैंने पूरी कर दी, इसको कॉपी कर लें, प्लीज कॉपी कर लें। ये जो डिस्काउंट रिसीव है, ये कैश डिस्काउंट रिसीव है, और ये डिस्काउंट अलाउड भी कैश डिस्काउंट अलाउड है। सही है, जो पेमेंट टर्म्स की वजह से अराइज होता है, जल्दी और लेट पेमेंट की वजह से। बेटा ये आपने कॉपी करना है, सबने कॉपी करना है, कॉपी करें। हाँ भाई, एक और सवाल आया, नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। नहीं, ये सोशी की चीज है, सोशी SOCI। बिल्कुल, डिस्काउंट अलाउड एक नेचर वाइज खर्चे की तरह, नुकसान की तरह की चीज है, तो वो लेस होगा, और डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है तो वो ऐड होगी। यही किया है मैंने। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब कॉपी करेंगे, हाँ सब बच्चे ही कॉपी करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल एक साथ भी लिख सकते हो, बिल्कुल 240 और 40 मिला के 280 लिख दो, मर्जी है, कोई मसला नहीं, लिख सकते हो, इजाजत है। कॉपी लाजमी करना है, देखो PDF पे भरोसा नहीं करना, कॉपी करना है बेटा, हाथ के नीचे से लिखना है प्रॉपर, ठीक है? कॉपी करना है प्लीज, सबने कॉपी करना है प्लीज, ऑल ऑफ यू, बात मानो प्लीज, बात मानो प्लीज, लिखोगे तो उसकी बात अलग है।
लिख लिया? लिख लिया? बोले? बोलो भाई। बेटा कॉपी किया बताएं, या रहता है कॉपी? हो गया बच्चों? हाँ जी, कर लिया? अब एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करता हूँ, सीखने वाली चीज है। देखो ये एक सवाल है, आपने एक चीज नोटिस की कि हमने प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे, ये देखो ये रहा प्रेफरेंस डिविडेंड, ये देखें यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाला, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाला 300 का 7% 21, 300 का 7% 21, 300 का 7% 21 हमने प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया। प्रेफरेंस डिविडेंड हमने 300 का 7% यानी 21 कैलकुलेट कर लिया, ऐसा ही है? हाँ। अब मुझे एक चीज बताएं, ये एक बहुत बड़ा मुकदमा है कि क्या ये 21 का, क्या ये 21 का 21 पे हो चुका है नहीं हुआ? मेरा एक सवाल है, क्या ये 21 पे हो चुका है या नहीं हुआ, ये बताओ। क्या ये 21 का प्रेफरेंस डिविडेंड ईयर एंड तक पे हो चुका है नहीं हो चुका? सब बच्चे यहाँ जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नहीं हुआ, वेरी गुड। ये ईयर एंड तक प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं हुआ, व्हाट इज द दलील? ये 21 पे नहीं हुआ सर, व्हाट इज द दलील? दलील क्या है? आप ट्रायल बैलेंस में आंखें खोल के देखो, कहीं 21 रुपए डेबिट साइड पे नजर आ रहा है? ट्रायल बैलेंस में कहीं 21 रुपीज डेबिट साइड पे प्रेफरेंस डिविडेंड के सामने के नाम से नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। जाओ देखो, पूरे ट्रायल बैलेंस को खंगाल लो, पूरे ट्रायल बैलेंस को आंखें खोल के देख लो, कहीं भी 21 का, कहीं भी 21 का प्रेफरेंस डिविडेंड नजर नहीं आ रहा, कहीं भी 21 का प्रेफरेंस डिविडेंड नजर नहीं आ रहा, कहीं भी 21 का प्रेफरेंस डिविडेंड नजर नहीं आ रहा। हाँ देखो, कहीं भी 21 का प्रेफरेंस डिविडेंड नजर नहीं आ रहा, तो ट्रायल बैलेंस में 21 का प्रेफरेंस डिविडेंड नजर ना आना इस बात की दलील है कि वो पे नहीं हुआ। अगर पे हो गया होता तो ट्रायल बैलेंस में होता,
अगर पे हुआ होता तो 21 ट्रायल बैलेंस में होता, तो ये 21 भी एक्रूड है, ये 21 भी मेरे बच्चों तुम्हारे पास एक्रूड है, ये 21 भी तुम्हारे पास एक्रूड है। तो अगर किसी ने इसकी भी एंट्री बनानी है तो ये एंट्री होगी इसकी, देखो इसकी एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस यही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 21 डेबिट, और यूं लिख दो प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल, प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल 21 क्रेडिट। तो ये भी आपकी ईयर एंड की करंट लायबिलिटी में जाएगा। ये 21 की करंट लायबिलिटी है बच्चों, ये ईयर एंड पे 21 की करंट लायबिलिटी है, नहीं भूलना। ये भी 21 की करंट लायबिलिटी है, नहीं भूलना। सही? हाँ जी, बोलो। लिख लें इसकी एंट्री, इसकी एंट्री लिख लें, ये प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं हुआ, अनपेड है, तो ये 21 दिस इज योर करंट लायबिलिटी। कर लिया? अब योर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सोशी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पहली बार जिंदगी में कुछ बच्चे बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। योर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इधर देखें, सामने देखें, सामने देखें, सामने देखें। मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी बनाने जा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट, यहां मैं लिख रहा हूं, देखो पहले हेडिंग देता हूं। पोलार्ड कंपनी सोशी फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर X1, ऐसा ही है? हाँ। अब देखो मैं यहाँ, ठीक है, इधर देखें, ये OSC है, ये शेयर प्रीमियम है, सही है। यहां मैं लिख रहा हूं NCA रिप्लेसमेंट रिजर्व, एक रिजर्व था ना, याद है? एक और नाम लिख रहा हूं रिवैल्यूएशन रिजर्व, इस सवाल में नहीं है, ऐसे ही सिखाने के लिए लिख रहा हूं, इस सवाल में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, ऐसे ही सिखाने के लिए लिख रहा हूं। फिर एक नाम मैं लिख रहा हूं रिटेन अर्निंग, एक नाम मैं लिख रहा हूं रिटेन अर्निंग, और आखिरी नाम है टोटल, आखिरी नाम है टोटल, सही है। अब सबसे पहले ये देखो सोशी बन रही है ना, सबसे पहले तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखो, सोशी बनाने का तरीका सीखो भाई। ये सारा पूरा इक्विटी का पैकेट आपने सामने ड्रॉ कर दिया, पूरा इक्विटी का पैकेट आपने सामने ड्रॉ कर दिया। आप सुनो, जो भी चीजें नजर आ रही हैं उनके ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में तैयार गिवन होंगे, जो भी चीजें नजर आ रही हैं उसके ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में तैयार गिवन होंगे। जाए क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में जाए, मैं भी जा रहा हूं, मैं भी क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में जा रहा हूं, आप भी जाएं, आप भी जाएं, चले। ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल का ओपनिंग है 700, ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल का ओपनिंग कितना है 700, ये लिख दिया। शेयर प्रीमियम 200 है, ट्रायल बैलेंस में नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व 100 है, ओके। रिवैल्यूएशन रिजर्व इस सवाल में है ही नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व इस सवाल में है ही नहीं, छोड़ दो। फिर उसके अलावा आपके पास है रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग इस सवाल में ओपनिंग है 80, ट्रायल बैलेंस में रिटेन अर्निंग 80 है। इन सबको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 1080, इन सबको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 1080, इन सबको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 1080। हाँ ठीक है। तो बेटा सबसे पहला काम, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और इन सबके ओपनिंग बैलेंस उठा के लिख देंगे। तो शेयर कैपिटल का ओपनिंग उठा के लिखा टीबी से, शेयर प्रीमियम लिखा, एनसीए रिप्लेसमेंट रिजर्व लिखा, रिवैल्यूएशन रिजर्व इस सवाल में नहीं था तो ऐसे ही डैश डाल दिया, वो ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है। रिटेन अर्निंग जो भी थी वो लिख दी, ये सबका टोटल कर दिया। अब पूरी एनर्जी से मेरी तरफ देखें, ये इससे आसान चीज कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। सोशी में गिन के 5 चीजें जाती हैं, जो 5 चीजें मैंने तो पढ़ाई थी लेकिन वो आती भी नहीं, आएंगी भी नहीं। अब सोशी में जाती बस 5 चीजें, मैक्सिमम 5 चीजें जाती हैं, ठीक है। हम लोग मिलके गिनते हैं, सोशी की 5 चीजें गिने। नंबर 1, पहली चीज, सबसे पहली चीज, सोशी में जाता था राइट इशू। सोशी में क्या जाता था? राइट इशू, इस सवाल में नहीं है। सोशी में पहली चीज जाती थी राइट इशू, जो कि इस सवाल में नहीं है तो इग्नोर। सोशी में पहली चीज जाती थी राइट इशू, जो कि इस सवाल में नहीं है तो इग्नोर कर दूं, राइट इशू है ही नहीं। सोशी में दूसरी चीज जाती थी बोनस इशू, यस इस सवाल में था, इधर आओ। सोशी में दूसरी चीज जाती थी जिसका नाम था बोनस इशू, इस सवाल में है। पोस्ट करूं?
बोनस इशू 140 का था, 140 का याद करो, और 140 से शेयर कैपिटल बढ़ा था और शेयर प्रीमियम कम हुआ था, तो नेट इंपैक्ट नील आ जाएगा। नेट इंपैक्ट नील आ जाएगा, टोटल के कॉलम में नेट इंपैक्ट क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। तो बोनस इश्यू की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ रहा था और शेयर प्रीमियम कम हो रहा था। बोनस इश्यू की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ रहा था और शेयर प्रीमियम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो नेट इंपैक्ट इसका क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। ओके, तो क्या क्या चीजें सुने। नंबर 1, सोशी में राइट इशू जाता है, इस सवाल में नहीं है। सोशी में राइट इशू जाता है जो कि इस सवाल में नहीं है। नंबर 2 बोनस इशू जाता है, मैंने पोस्ट कर दिया था सवाल में और इसका फाइनल इंपैक्ट निकल आ गया। तीसरी चीज जो हमेशा हर सवाल में होगी और वो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इधर देखें। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपने अभी निकाली थी 290। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपने अभी जाके देख, ये देख लो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में 290 निकाली थी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इनकम स्टेटमेंट में एक नजर देख सकते हैं, 290 आपने अभी निकाली थी, याद है। ओके, अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो चीजों से मिलकर बनती है, एक रिटेन अर्निंग और एक रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक रिटेन अर्निंग और एक रिवैल्यूएशन। इस सवाल में सिर्फ सॉरी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो चीजों से मिलकर बनती है, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एक रिवैल्यूएशन। एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एक रिवैल्यूएशन। इस सवाल में बेटा रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं ना, तो ये पूरा का पूरा 290 जो है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और ये रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 290 जो है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और ये रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। सही है, तो फिर से गिनो, नो प्रॉब्लम। गिन के टोटल कितनी चीजें आती हैं, सोशी में 5 चीजें आती हैं। पहला राइट इशू, पहला क्या है, राइट इशू, इस सवाल में नहीं है, छोड़ दो। दूसरा बोनस इशू, यस इस सवाल में है, पोस्ट कर दो। तीसरा तीसरा प्लीज इधर देखें, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस सवाल में थी लेकिन पूरी प्रॉफिट की फॉर्म में थी, तो पूरा रिटेन अर्निंग में गई। चौथी चीज ऑर्डिनरी डिविडेंड्स, चौथी चीज क्या है, ऑर्डिनरी डिविडेंड, वो इस सवाल में नहीं है। चौथी चीज ऑर्डिनरी डिविडेंड, वो इस सवाल में नहीं है, इग्नोर कर दो। पांचवी चीज ट्रांसफर, वो भी नहीं है इस सवाल में, ट्रांसफर भी नहीं है। लो भाई ये सवाल हो गया, लो भाई आपकी सोशी तैयार हो गई, सोशी तैयार हो गई। यहां मैंने लिखा क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस भी काफी है, वरना डेट के साथ भी लिख दो। क्लोजिंग बैलेंस डेट क्या थी, 31 अक्टूबर x1। एक मिनट, देखते हैं शेयर कैपिटल कितना है, देखो 700 और 140। 700 और 140 कितना होता है, 840, ये 60। एनसीए रिजर्व वही आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व था ही नहीं। रिटेन अर्निंग 80 और 290 कितनी होती है, 80 और 290 होती है 370, और ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 1080 और 290 कितना होता है, 1370। ठीक है, अब जरा देखो ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस भी आ गए। अब इसका एडवांटेज सुनो, अब इसका एडवांटेज सुनो। सोशी बनाने के कुछ 4-5 मार्क्स भी मिल जाएंगे, सोशी बनाने के कुछ 4-5 मार्क्स भी मिल जाएंगे। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो सोशी के क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ से कॉपी और पेस्ट होके बैलेंस शीट तैयार। सोशी के क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से कॉपी और वहां पेस्ट होके बैलेंस शीट तैयार, खत्म। खत्म, इतना आसान। सोशी कॉपी कर लो। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, किसी ने सुनना है तो सुने। सोशी में बस 5 चीजें आती हैं, बस 5 ही चीजें, 5 चीजें बोलते रखो, 5। एक राइट इशू, एक बोनस इशू, एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक ऑर्डिनरी डिविडेंड और एक ट्रांसफर। इस सवाल में सिर्फ क्या था बताऊं, एक बोनस इशू था, एक बोनस इशू था और एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था। बस ये दोनों पोस्ट किया और सोशी तैयार हो गई, बस।
लिख लिया बेटा, बताएं। सोशी कॉपी कर ली? बोलो बेटा प्लीज। हाँ भाई बोलो। अच्छा कर रहे हैं, करें 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 करें, आराम से करें। चलो, एक आखिरी चीज रह गई है, एसओएफपी। एसओएफपी कुछ भी नहीं है, पहले बच्चों ने बनाई हुई है एसओएफपी। आराम से पहली बात, सब एक साथ जहां भी बैठे हो बोलो, एसओएफपी ईयर एंड पे बनती है। ईयर एंड पे कब बनती है बोलो? एसओएफपी ईयर एंड पे बनती है तो उसमें सारे क्लोजिंग बैलेंस जाएंगे। एसओएफपी ईयर एंड पे बनती है तो उसमें हर चीज का क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। सही है? जहां इतनी जान लगा दी है, थोड़ी 10 मिनट की जान और लगाओगे तैयार हो जाएगी। एसओएफपी में ज्यादा चीजें नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, थोड़ी सी एनर्जी। आ जाओ, ये देखो, यहां मैंने लिखा पोलार्ड कंपनी एसओएफपी एज एट 31 अक्टूबर X1। बच्चे ने फौरन से सवाल किया, सर ये किस तरह, किस इक्वेशन के थ्रू बनेगी? A इज इक्वल टू सी प्लस एल। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। एक साइड पे सारे एसेट और दूसरी साइड पे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। एक साइड पे सारे एसेट्स और दूसरी साइड पे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। एसेट्स लिखा, अब देखते रहे, देखते रहे। एसेट लिखा, पहला पहला हेड होगा नॉन करंट एसेट। पहला हेड है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, ये देखो नॉन करंट एसेट लिख दिया। और देखो मैंने 3 कॉलम बना दिए। एक लिखा कॉस्ट, एक लिखा मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक लिखा मैंने एनबीवी यानी कैरिंग वैल्यू। सही है? 3 कॉलम मैंने तुम्हारे सामने बना दिए, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एनबीवी। कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एनबीवी। अब अगेन कीप योर ट्रायल बैलेंस इन फ्रंट ऑफ यू, अपना ट्रायल बैलेंस सामने रखें। पहला नॉन करंट एसेट जो आपको मिलेगा वो जमीन मिलेगा, जमीन, लैंड मिलेगा। और जमीन की कॉस्ट कितनी है? 400। जमीन की कॉस्ट है 400। मैं और आप हम सब जानते हैं कि जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती, तो कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है तो इसकी एनबीवी भी वही होगी। कोई एक्यूमुलेटेड नहीं है तो इसकी डेप्रिसिएशन भी यही होगी, इसकी इसकी एनबीवी वही होगी। सही है? तो जमीन लिखा, जमीन 400 रुपए की, 400 रुपए की जमीन थी, उसकी कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा नहीं थी, तो आपके पास एनबीवी 400 होगी, एनबीवी 400 होगी। राइट? अच्छा, दूसरा नाम है बिल्डिंग। चलो बेटा, तो देखो बिल्डिंग सब बच्चों ने अभी अभी किया है। बिल्डिंग की कॉस्ट थी 800 रुपए। बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 800 रुपए। अब बड़ी मजेदार चीज है, जरा ट्रायल बैलेंस में देखें और सवाल को कनेक्ट करें प्लीज। इधर देखें, बिल्डिंग की ऑलरेडी ईयर के स्टार्टिंग तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाके देखो, टीबी में 120 है। बेटा प्लीज मेरी बात गौर से सुने, बिल्डिंग की ईयर के स्टार्टिंग तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 120 है, और इस साल 40 रुपए की बिल्डिंग और डेप्रिशिएट हुई है। 120 रुपए उसकी ईयर के स्टार्टिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इस साल 40 रुपए से वो डेप्रिशिएट और हुई है, तो 120 प्लस 40 ईयर के एंड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी 160। ये देख लो जरा, बिल्डिंग की 800 की कॉस्ट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 160, तो इसकी एनबीवी कितनी होगी? 640। बिल्डिंग की एनबीवी होगी 640। देख लो, देख लो और सोच लो। ट्रायल बैलेंस को रख के, सवाल को रख के सोचो, मत ढीला मत बनो बेटा प्लीज। थोड़ी सी जान लगानी, हो जाएगा सवाल। अच्छा, तीसरा नाम है प्लांट। तीसरा नाम है प्लांट। इधर देख लें, प्लांट। प्लांट की कॉस्ट क्या है? प्लांट की आपके पास कॉस्ट क्या है? 1400। प्लांट की कॉस्ट है 1400। अब जाएं जाएं जरा, प्लांट की ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 200। प्लांट की ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 200, और इस साल 240 से और डेप्रिशिएट हुआ। मैंने जो ऊपर एडजस्ट नहीं कराया था, प्लांट की ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 200, इस साल वो 240
से और डेप्रिशिएट हुआ, तो 200 प्लस 240 440, 440 से वो डेप्रिशिएट हो गया। हाँ, तो मेरे ख्याल से अगर आप डिफरेंस लें तो ये 960 आ जाएगा। चलो अब देखो यहाँ इन तीनों को ऐड कर लो एनबीवी वाले कॉलम को, तो ये आपके पास आ जाएगा 2000, ये आपके पास 2000 आ गया। तो देखो ये आपके तीनों नॉन करंट एसेट हो गए, ये तीनों के तीनों आपके नॉन करंट एसेट हो गए, तीनों के तीनों नॉन करंट एसेट हो गए बच्चों। सही, देख लें इसको, देख लें, सबर सबर, देखो इसको आराम से, आराम से देखो। इसके बाद है करंट एसेट्स। सुनिए, करंट एसेट्स में पहला नाम होता है इन्वेंटोरी। बेटा आराम से सोचो, मैं ईयर के एंड पे बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना, तो ईयर के एंड पे बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो ईयर के एंड की चीजें जाएंगी, तो इन्वेंटोरी भी ईयर एंड की जाएगी, यानी क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। तो नोट नंबर ए में, ट्रायल बैलेंस के नीचे नोट नंबर ए में क्लोजिंग स्टॉक देख लो, 450 का था। क्लोजिंग स्टॉक बेटा 450 का था। हाँ, अच्छा, रिसीवेबल्स, बेटा मैंने रिसीवेबल्स की तुम्हें वर्किंग का डब्बा बनाया हुआ है, जाके मेरी, मैंने अभी आप लोगों को कॉपी करवाया था, आपने कॉपी किया है। रिसीवेबल्स, नेट रिसीवेबल्स जाते हैं अलाउंस लेस होने के बाद, तो नेट रिसीवेबल्स आप चेक कर सकते हैं आंखें खोल के, 765 आ रहे हैं। फिर एक इंश्योरेंस की 10 रुपए की प्रीपेमेंट थी, इंश्योरेंस की 10 रुपए की प्रीपेमेंट थी, नोट नंबर डी देख सकते हो, प्रीपेमेंट भी हमारा करंट एसेट होता है। और कोई कैश या बैंक है, कोई कैश या कैश, कैश तो कुछ भी नहीं है, और बैंक बैलेंस ट्रायल बैलेंस में देखो क्रेडिट साइड पे है। बेटा कैश तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बैंक इस सवाल में है, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे, तो ओवरड्रॉन है। बैंक क्रेडिट साइड पे मतलब ओवरड्रॉन है। तो बस बेटा यहां तो नहीं लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा 1225। और मेरे बच्चों जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3225। ये आपकी एसेट साइड है, ये आपकी एसेट साइड है बच्चों, देख लो ये आपकी एसेट साइड है 3225। 3225 इज योर एसेट साइड। हाँ देख लो भाई, अभी मैं चुप हूं, मैं 30 सेकंड के लिए चुप हूं, या 1 मिनट के लिए आप आराम से देख सकते हैं, आप आराम से देख सकते हो इसे। ठीक है, अब रियल लाइफ में क्या होता है, इसी के नीचे दूसरी साइड बनती है, आप लोगों ने जब कॉपी करनी है तो इसी के नीचे करेंगे। ठीक है, मैं इसके सामने कर रहा हूं क्योंकि मैं एक ही पेज पे पूरी बैलेंस शीट आपको बना के दिखा रहा हूं। सही है, रियल लाइफ में इसके नीचे बनती है। अब दूसरी साइड का नाम होता है, दूसरे हेड का नाम होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। दूसरे हेड का नाम क्या है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। देखें अब इसको किस तरह बनाते हैं, यहाँ देखें, इसका जो पहला हेड है ना, उस पहले हेड को हम कहते हैं, अब देखो पहला हेड देखो, कैपिटल एंड रिजर्व्स। ये देखो ये हेडिंग है, पहली हेडिंग क्या है, कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये हेडिंग दी। अब सुनिएगा, कैपिटल एंड रिजर्व्स के अंदर पूरा इक्विटी का पैकेट, वो जो सोशी बनाई थी ना, ये देखो ऊपर, सोशी का पूरा इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस, ठक ठक कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, पूरा इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस। ये देखो क्या क्या चीजें थी उसमें, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल थी, प्रीमियम था, हाँ, एनसीए रिप्लेसमेंट रिजर्व था, याद है, और रिटेन अर्निंग थी। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, उसको छोड़ दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व है ही नहीं, क्यों लिखूं। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मेरे ख्याल से 840 था, प्रीमियम मेरे ख्याल से 60 था, एनसीए रिजर्व 100 रुपए था, ये था 370 का, तो ये आ गया 1370। 1370 का आपके पास, 1370 का, 1370 का पूरा इक्विटी का पैकेट आ गया। ये वहीं से उठाया है मेरे बच्चों, ये वहीं से उठाया, सोशी से उठाया, प्लीज थोड़ी सी एनर्जी, ये सोशी से उठाया है, ये सोशी से उठाया है, ये सोशी से उठाया है। अब इसके बाद जो अगला हेड है उसका नाम होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। इसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज आएंगी। सही है, नॉन करंट लायबिलिटीज में अपने पास सिर्फ लोन्स होते हैं, लोन्स, अपने पास लोन्स होते हैं। सही है, तो दो तरह के कर्जे थे इस सवाल में, दो तरह के। एक का नाम था 8% लोन नोट्स, उसके सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आएगा,
8% लोन नोट कितने का था? 800 का था। 8% लोन नोट 800 का था और प्रेफरेंस शेयर भी लोन ही है। प्रेफरेंस शेयर भी लोन ही है। प्रेफरेंस शेयर भी लोन ही है। तो 7% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर, इसका प्रिंसिपल अमाउंट था मेरे ख्याल से 300। सही है। बस ये दो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। ये दो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। ये दो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज हैं सवाल में। दैट्स इट, ये हो गई बेटा, और कोई नहीं है। अब आखिरी हेड, आखिरी हेड का नाम है मेरे बच्चों, आखिरी हेड का नाम है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, ओके। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा देखते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा देखते हैं। इधर देखो करंट लायबिलिटीज देखते हैं। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आएगा ट्रेड पेबल। सबसे पहले आएगा ट्रेड पेबल। जाओ टीबी में जाओ, ट्रेड पेबल आएगा सबसे पहले। टीबी में जाओ, टीबी में कितना ट्रेड पेबल है? ट्रेड पेबल है 450। ट्रेड पेबल है 450, 450 का ट्रेड पेबल है। सही है। फिर उसके बाद एक चीज थी एक्रूड वेजेस। अगर आपको याद हो, एक्रूड वेजेस थी 50 रुपए की, 50 रुपए की एक्रूड वेजेस थी। फिर अगर आप लोग को याद हो, इधर देखें, तो एक चीज थी एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट याद है? इंटरेस्ट भी अनपेड था, 64 का एक्रूड इंटरेस्ट था। हाँ, याद आया। फिर मेरे बच्चों एक चीज थी प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड मेरे ख्याल से था 21 रुपए का, वो भी अनपेड था। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड भी अनपेड था। कितना था? 21 रुपए का। ठीक है। फिर मेरे बच्चों इसके अलावा ऑडिट फी, ऑडिट फी भी एक्रूड थी, ऑडिट फी भी पे नहीं हुई थी। ऑडिट फी की एंट्री अगर आपको याद हो 55 की, 55 की ऑडिट फी थी। फिर मेरे बच्चों यहाँ देखो, ऑडिट फी के बाद आपके पास था इनकम टैक्स। इस साल का इनकम टैक्स अगले साल पे होता है, याद है? तो इनकम टैक्स भी आपका ईयर एंड पे अनपेड था 40 का। और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रायल बैलेंस की वेरी लास्ट लाइन में जाएं, ट्रायल बैलेंस की वेरी लास्ट लाइन में जाएं, बैंक के सामने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 75 रुपए, बैंक के सामने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 75। तो बेटा वो हमारा ओवरड्रॉन है। आइए अल्लाह का नाम लें, अल्लाह ताला का नाम लें और देखें आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हुई या नहीं हुई। आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हुई या नहीं हुई देख लें। आप जरा दूसरी साइड को ऐड करें। 3225 आ रहा है, 3225 आ रहा है, देख लो। 3225 आ रहा है, बताएं। हाँ भाई, 3225 आ रहा है या नहीं? आ गया। ये देखें, ये अब मैंने क्वेश्चन आपके सामने, पूरी बैलेंस शीट आपके सामने बना दी है। आराम से कॉपी करें। थोड़ी सी आपने मुझसे बात करनी है तो करें। हाँ, करंट लाइबिलिटीज टोटल 755 की होंगी, मैंने एक साथ ही सामने लिख दी है। मुझसे कुछ बातचीत करनी है करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन इसको कॉपी भी करना है। कॉपी करें इसको, मुझसे बातचीत करते रहें। कोई जहन में सवाल है छोटा मोटा पूछ लें।
बेटा कोई सवाल है तो पूछें। एक सवाल है, एनसीए रिप्लेसमेंट रिजर्व की सवाल में कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ एक पुराना रिजर्व था जो चला आ रहा था, एज इट इज लेके आ गए, कोई ड्यूरिंग द ईयर उसमें कोई चेंज नहीं आया। एनसीए रिप्लेसमेंट रिजर्व में कोई चेंज नहीं आया बेटा। कर लिया कॉपी? कर लिया कॉपी। कॉपी करें, कॉपी करें। कर लें, कॉपी करें, कॉपी कर लें, नो इशू, नो इशू। कॉपी कर लिया? हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन ला रहा हूँ, स्क्रीन ला रहा हूँ, एक मिनट ठहरो। स्क्रीन आई? स्क्रीन आई? अच्छा देखो, अब मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ी सी एक एक्सपीरियंस भी, ये बात को मान लेना। अच्छा, आप लोगों को मैंने कल एक वीडियो, जो यूट्यूब वाली वीडियो, वैसे तो यूट्यूब के पे भी जाके आप ओसीआई लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ओसीआई मुस्तफा मिर्चा वाला।
मैंने एक बड़ी जबरदस्त वीडियो भेजी थी, वो आपको देखनी थी यार। उसमें एक बहुत जबरदस्त लेसन है, कॉन्सेप्ट है, एक सीखने वाली चीज है जो आपको आनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो अभी देख लेना। 4-5 मिनट की वीडियो है, छोटी सी, सही है। वो वीडियो लाजमी देख लें। नंबर 2 बेटा, जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपका टाइम भी सेव हो रहा है, आने जाने का ट्रैवलिंग टाइम भी तो बच रहा है ना यार। इस टॉपिक के लिए मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक आदत है। जैसे ए लेवल्स वाले बच्चों का ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग होता है, उनको इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है। इस टॉपिक के लिए मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि जो सवाल मैं करा रहा हूँ वापस से घर पे करें। आज जाके ये पोलार्ड कंपनी का सवाल अभी बैठ के वापस से रात में जब भी टाइम मिले करें। पोलार्ड कंपनी का सवाल वापस से करें। जो सवाल मैं करा रहा हूँ एक बार फिर से करें। जो सवाल मैं कर रहा हूँ वो वापस से करें। जितना करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, आपकी आदत हो जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। सही है, ये इसका तरीका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो पोलार्ड कंपनी का सवाल आपने एक बार सब बच्चों ने ट्राई करना है, जो भी है ना, सबने ट्राई करना है। ओके, राइट, ये कॉपी कर लें। कर लिया आप लोगों ने कॉपी? चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, लेकिन फिर इस रिक्वेस्ट के साथ कि मैं आगे और भी सवालात कराऊंगा इसके, और आप लोगों ने ये सवाल वापस से कर लेना है ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास तक काफ़ी रवा हों। ठीक है, एक बार करेंगे, सीख जाएंगे। चलो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।